everyone, this is Ashfaq Ahmed from Fathom Academy, and today I will discuss about the nervous system. Do you know nervous system? इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं और उनको अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस एवर चेंजिंग इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. तो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन बाय विच द organism respond to the ever changing environment, and the cells, tissue and organ that involve in the process of response together constitute nervous system. That means कि nervous system is a process, a system of communication that respond to the external environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उसे दो एनवायरनमेंट को रिस्पांस देना पड़ता है. एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है उसके अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट. तो वो सारे सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पांस टुगेदर कंस्टिट्यूट नर्वस सिस्टम. एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: central nervous system and peripheral nervous system. Charles Sherrington was the first neurophysiologist that recognized the system of communication in human body, and in human body the entire nervous system constitute a diffused network of nerve cell. So for the convenience of study, the nervous system is divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. तो जिस तरह से और ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी का 2.4% होता है, and this system constitute 2.4% of the body. And phylogenetically this system first appeared in Cnidarian. अब आप ये कहेंगे कि नीडेरियन के पहले भी एनिमल हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजून एंड पॉरीफर. प्रोटोजून्स आर द एनिमल दैट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ एंड पॉरीफर्स आर द एनिमल दैट बिलोंग्स टू फाइलम पॉरीफेरा. तो अब चूंकि ये पहले हैं प्रोटोजोआ, उसके बाद पॉरीफेरा, तो प्रोटोजोआ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन साइटोप्लाज्मिक लेवल पर होता है. और ये कैसे अब ये कैसे रिस्पांस देते हैं जब इनके अंदर ये सिस्टम नहीं पाया जाता. तो प्रोटोजून और पॉरीफर इस एवर चेंजिंग एटमॉस्फेयर को या इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को साइटोप्लाज्मिक लेवल पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं. और ये जिस तरह से सारे सिस्टम या टिश्यूज सेल्स के बने होते हैं, उसी तरह से नर्वस सिस्टम भी स्पेसिफिक सेल्स का बना होता है जिसको कहते हैं नर्व सेल. और ये नर्व सेल बेसिकली टू टाइप की होती है, एक तो न्यूरॉन और दूसरा होता है ग्लायल सेल. द सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ द impulse is called neuron, and the cells that is that is involved in the metabolism of nerve cell, defense of the nerve cell, ये all together constitute glial cell. That means nerve cell दो तरह की होती है. अब नर्वस सिस्टम का काम है कम्युनिकेशन एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और इंटरनल एनवायरनमेंट. तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको न्यूरॉन कहते हैं, एंड द नर्व सेल हैविंग, और इस काम के लिए उसके पास लॉन्ग प्रोसेस होते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करता है या जिससे वो कन्वे करता है अपने मैसेज. तो न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड, दैट मीन्स नर्व सेल हैविंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरॉन. नर्व सेल हैविंग process is neuron.
And the glial cell, most of the glial cell having no process, and the main function of the glial cell to involve in the metabolism of nerve cell, डिफेंस ऑफ द नर्व सेल। तो इस ग्लायल सेल बेसिकली कई तरह के होते हैं, इनको ब्रॉडली दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है माइक्रोग्लिया और अनदर मैक्रोग्लिया। ये एंटायर नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एंटायर nervous system is ectodermal in origin. यानी इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है। आप जानते हैं कि जाइगोट के बाद जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो उस डेवलपमेंट में एक स्टेज आता है ट्राइजेमिनल स्टेज, ट्राइजर्मिनल लेयर स्टेज। और इसी तीनों जर्मिनल लेयर से बॉडी के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली इस एक्टोडर्म से बनता है। मगर माइक्रोगिलिया रिजेंबल टू द माइक्रोफेजेस, एंड ये द फंक्शन ऑफ द माइक्रोगिलिया इज टू प्रोटेक्ट एंड eliminate the debris of the body that is produced after infection, disease and other type of inflammation। तो माइक्रोगिलिया बेसिकली ये नर्व सेल का अपना पार्ट नहीं है, ये बेसिकली ये मॉडिफाइड मोनोसाइट्स हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ब्लड में ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट में आपने पढ़ा होगा तीन होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट में आपने पढ़ा होगा ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। These monocytes are also referred as microglia because of being larger in size. Microglia. So the microglia, इसको सर थोड़ी लिख दे, मोनोसाइट माइक्रोफेजेस। Monocytes are also referred as macrophages because of being larger in size, and it engulfs the larger parasite that cannot be engulfed or destroyed by the neutrophil. So microglia is basically modified macrophages or monocyte, and this one is the not a part of nervous system. And आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लड मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो इस मीजोडर्मल इसका मतलब ये है कि माइक्रोगिलिया है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, तो माइक्रोगिलिया आर बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बट इट इज मॉडिफाइड माइक्रोफेजेस। ये माइक्रोफेजेस जो आपके ब्लड में होते हैं, ये लगभग एक हफ्ता ब्लड सर्कुलेशन में रहने के बाद ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी डिफरेंट आर्गन में या डिफरेंट टिश्यूज में जा करके स्टे करते हैं एंड प्रोवाइड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन द टिश्यू। जैसे जब भी आपके बॉडी में कोई भी पैरासाइट जाता है तो पहले तो उसका
रूट ऑफ एंट्री उसको उससे डिफेंड करता है। उसके बाद वो पैरासाइट जब ब्लड में जाता है तो ब्लड उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद थर्ड, जब वो ब्लड के डिफेंस सिस्टम से भी चला जाता है बाहर, चला जाता है किसी टिश्यू में एडजस्ट हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम माइक्रोफेजेज या मोनोसाइट करते हैं। और यही मोनोसाइट क्या ब्लड के बाद जाकर के ये डिफरेंट टिश्यूज़ में स्टे करते हैं कि अगर कोई पैथोजन या कोई भी नॉक्सियस सब्सटेंस या कोई पैरासाइट अगर टिश्यू को इन्वेड करता है तो माइक्रोफेजेज उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसी तरह से माइक्रोगिलिया भी ये क्या है, मॉडिफाइड माइक्रोफेजेज या मोनोसाइट है। अब इस माइक्रोगिलिया को, दिस माइक्रोगिलिया आर ऑफ 3 टाइप: एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल। तो जैसा कि अर्लियर हमने आपसे कहा कि ये जो ग्लायल सेल होते हैं इनमें मोस्टली प्रोसेस नहीं होता है। इस एस्ट्रोसाइट में छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं मगर वो कन्वे का काम नहीं करते। तो ये जो माइक्रोगिलिया है बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। एस्ट्रोसाइट नेम्ड आफ्टर द शेप बिकॉज दीज आर द स्टार शेप्ड। तो स्टार शेप्ड ये होते हैं इसलिए इनका नाम है एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट आपके ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कोई भी नॉक्सियस पार्टिकल आपकी ब्रेन में एंटर ना हो सके। और ये एस्ट्रोसाइट आल्सो इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूरॉन। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि आपको बताएंगे आगे कि न्यूरॉन के चारों तरफ एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। तो दिस माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय द ऑलिगोडेंड्रोसाइट। और स्वान सेल का भी काम होता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, मगर न्यूरॉन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सान के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एस्ट्रोसाइट ऑलिगोडेंड्रोसाइट करता है और स्वान सेल पेरिफेरल एक्सान के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। अब जैसा कि ये कि ग्लायल सेल, जैसा कि आम अक्सर ये सोचा जाता है कि ग्लायल सेल में या नर्व सेल में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता। तो अगर नर्व सेल में पावर ऑफ डिवीजन ना होता तो फिर हमारे बॉडी में ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर नहीं होना चाहिए। आखिर ये ट्यूमर जब बन रहा है और ये एबनॉर्मल मास है, इसका मतलब कि ये इसमें मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। बिना मल्टीप्लिकेशन के तो ट्यूमर बनेगा नहीं। तो ये जो ग्लायल सेल है बेसिकली इसमें डिवीजन होता है, द ग्लायल सेल हैविंग पावर ऑफ डिवीजन। और जितने भी एबनॉर्मल मास होते हैं नर्व सेल के वो ग्लायल सेल के ही होते हैं और वो बेसिकली मोस्टली एस्ट्रोसाइट्स का होता है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल या माइक्रोफेज या माइक्रोग्लिया में पावर ऑफ डिवीजन होता है मगर ग्लायल्स और जितने भी एबनॉर्मल मास हैं इनसे बनते हैं। अब ये ग्लायल सेल का नंबर देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं और ये इस न्यूरॉन का पूरा नेटवर्क पूरे बॉडी में डिफ्यूज्ड होता है और इससे ज़्यादा कहीं पाए जाते हैं ग्लायल सेल। नंबर ऑफ ग्लायल सेल इज 10 to 50 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन। अब सबसे पहले हम आपको न्यूरॉन के बारे में बताएंगे, देन ग्लायल सेल। न्यूरॉन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नर्व सेल हैविंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरॉन एंड ए कॉमन न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 parts, द spherical or polygonal part, that is initial part of the neuron, is called cyton, soma or cell body or perikaryon. This perikaryon or soma or cell body consists of the structure of the typical cell like nucleus. It consists of a vesicle. The neuron
consist of a vesicular type of neuron, vesicular type of nucleus. Do you know the vesicular type of nucleus? न्यूक्लियस बेसिकली दो तरह का बेसिकली न्यूक्लियस तीन तरह का होता है. जब न्यूक्लियस में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड जिस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म and chromatin network. So if the chromatin network is more than nucleoplasm, this is called vesicular type of nucleus. And the cytosol also consists of normal structure of a cell like mitochondria, Golgi bodies, ribosome, and it consists of a specific structure that is the diagnostic of neuron, and that is called nasal granule. Basically these nasal granules are basophilic granule and consist of, are made up of RNA and protein. And the basic function of this nasal granule to synthesize protein. Protein synthesis is the main function of this nasal granule. So इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. और उस न्यूरॉन से एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको कहते हैं एक्सॉन. And this cyton has also certain protoplasmic extensions. These protoplasmic extension of the cyton is designated as dendrites. These dendrites get arborated onward. That means it consists of many branches. किसी भी न्यूरॉन में कई डेंड्राइट्स, इवन हंड्रेड्स ऑफ डेंड्राइट्स हो सकते हैं, मगर एक्सॉन एक ही होता है. इस डेंड्राइट्स का काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना, और एक्सॉन का काम होता है नर्व यानी स्टिमुलस को ऑनवर्ड कन्वे करना. यानी एक्सॉन ब्रिंग्स द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द साइटॉन एंड द डेंड्राइट्स brings the stimulus towards the cyton. That means axon transmit the impulse in centrifugal manner, and cyton centripetal towards the centripetal. अब ये जो नेजल ग्रेन्यूल होते हैं वो साइटॉन में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं, मगर एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं, जबकि एक्सॉन का डायमीटर मोर देन डेंड्राइट्स है. इसका रीजन ये कि एक्सॉन के हिलक पे इनिशियल पॉइंट ऑफ द एक्सॉन it consists of dense network of microtubule, and this microtubules cannot allow the nasal granule. So nasal granules occurs in cyton but absent in axon. Nasal granule, this point must be noted, nasal granule occurs in cyton, dendrites, cyton and dendrites, but absent in axon. So अगर डेंड्राइट्स को, अगर एक्सॉन को साइटॉन से अलग कर दिया जाए तो साइटॉन के पास चूंकि अपना एक प्रोटीन सिंथेटिक एपरेटस है और वो अपने एक्सॉन को दोबारा रीजनरेट कर सकता है, मगर एक्सॉन के पास अपना कोई भी प्रोटीन सिंथेटिक एपरेटस नहीं है, इसलिए ये अपने साइटॉन को रीजनरेट नहीं कर सकता, बल्कि इट गेट डिजनरेटेड.
and this phenomenon is called Wallerian degeneration. अब देखिए साइटान में निजल ग्रेन्यूल पाया जा रहा, एक्सान में नहीं पाया जा रहा। ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटान में पाए जाते हैं, मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया डेंड्राइट्स में नहीं पाए जाते। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, इसमें वेल ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया नर्व सेल में पाया जाता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसमें वो सारे प्रोसेस जो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन के होते हैं वो इसमें पाया जाता है। अब कौन सा स्ट्रक्चर है जो साइटान, डेंड्राइट्स और एक्सान तीनों में पाया जाता है? तो वो है ये साइटान, डेंड्राइट्स और एक्सान, इन तीनों ही स्ट्रक्चर में, ये एंटायर न्यूरॉन में प्रोटीन के फिलामेंट पाए जाते हैं, एंड दीज प्रोटीन फिलामेंट्स आर कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल। दीज प्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल। और इसी न्यूरोफाइब्रिल, दीज न्यूरोफाइब्रिल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। दैट मीन्स का इम्पल्स इज कैरीड बाई द न्यूरोफाइब्रिल। सो न्यूरोफाइब्रिल स्ट्रक्चर इस पूरे साइटान, एक्सान और डेंड्राइट सभी में पाया जाता है। ये बेसिकली न्यूरॉन जो है वो एक सेक्रेटरी सेल है, और जितने भी न्यूरॉन हैं अपने टर्मिनल एंड पर किसी न किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। यानी न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन्स आर सेक्रेटरी सेल। और हर एक न्यूरॉन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस अपने टर्मिनल एंड पे सिक्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूरॉन आज कोई एक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा तो उसके बाद वो दूसरा सब्सटेंस सिक्रीट करे। एक पर्टिकुलर न्यूरॉन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही सिक्रीट करता है, और इसका पता सबसे पहले लगाया था बेल एंड मैगेंडाई नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए ऑफन रिफर्ड एज बेल मैगेंडाई लॉ। According to Bell Magendai law, each and every neuron secretes an specific substance, और ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है दिस इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब इस एक्सान अपने टर्मिनल एंड पर ब्रांच होता है, और इस स्मॉल ब्रांचेस को टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और इस टीलोडेंड्रिया का जो टर्मिनल एंड होता है बेसिकली यही क्या होता है, एक नॉब लाइक होता है, और इसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब, और इस सिनेप्टिक नॉब में सर्टेन वेजाइकल्स, लिक्विड कंटेनिंग वेजाइकल्स होती हैं। दिस वेजाइकल्स आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेजाइकल। सिनेप्टिक वेजाइकल, और यही सिनेप्टिक इसी सिनेप्टिक वेजाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। अब उसके बाद ये एक्सान के चारों तरफ जो अपनी मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेम्मा। नर्व सेल के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को एक्सोलेम्मा कहते हैं। मगर एक्सान में ये एक्सोलेम्मा एक स्पेसिफिक लिपिड प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस से कवर्ड होती है, और इसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ के ऊपर भी एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है जिसको न्यूरीलेम्मा कहते हैं। तो द सीक्वेंस ऑफ द कवरिंग ऑफ एक्सान क्या होगा? पहला हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ कवरिंग ऑफ एक्सान। तो सबसे पहले होगा आपका इनर मोस्ट एक्सोलेम्मा, then myelin sheath, and then neurilemma. But this neurilemma occurs only in the peripheral neuron. वो आगे अभी हम आपको बताएंगे कैसे, जब आपको हम ग्लायल सेल के बारे में बताएंगे कि ये कैसे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है, देन आई विल डिस्कस। ये हो गया। अब इस जितने भी न्यूरॉन हैं वो अपने टर्मिनल एंड पर कुछ किसी न किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, और वो सिक्रीशन ही फर्दर कम्युनिकेशन के लिए या
इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस न्यूरॉन में कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ में एक प्रोसेस होते हैं, लेटरल प्रोसेस, जिसको कहते हैं कोलेटरल फाइबर, कोलेटरल फाइबर। इस न्यूरॉन में इसके अलावा कुछ पिगमेंट भी पाए जाते हैं, न्यूरोफ्यूक्सिन। न्यूरॉन आल्सो बट द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट इज द साइन ऑफ एजिंग ऑफ न्यूरॉन। सो जैसे आपने सुना होगा डिमेंशिया होती है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसके न्यूरॉन को अगर हम एनालाइज करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें तमाम पिगमेंट पाए जाते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं, और ये पिगमेंट साइन ऑफ डीजनरेशन होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि देयर इज अ पैची डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। अब इसमें क्या होगा कि माइलिन पैची डिस्ट्रक्शन, ये माइलिन शीथ है, इसमें कहीं कहीं पैची डिस्ट्रक्शन होंगे, ये माइलिन शीथ नहीं बनेगी। और ह्यूमन बीइंग में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ से शुरू होता है एंड कंटिन्यूज टिल द 4 ईयर ऑफ लाइफ, 3 or 4 ईयर ऑफ लाइफ। यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग में कब शुरू होता है? 4th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन पीरियड एंड कंटिन्यूज टिल द 3rd ईयर ऑफ लाइफ। और इसके फॉर्मेशन में थायरॉक्सिन हार्मोन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। ये माइलिन शीथ, अब ह्यूमन में हमने कहा कि एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें P0 प्रोटीन होती है, जिसको चारों तरफ ये P0 प्रोटीन है जो स्वान सेल में पाई जाती है, और ये स्वान सेल चिपक करके इसके चारों तरफ पेरीफेरल न्यूरॉन में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हमने कहा कि स्वान सेल करता है। और स्वान सेल एक्सान पर चिपक करके क्या करता है, एक प्रोटीन होती है स्वान सेल में जिसको कहते हैं P0 प्रोटीन। और ये P0 प्रोटीन अटैच होकर के इसके चारों तरफ रैप्ड होकर के माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। तो इस माइलिन शीथ बेसिकली ये इंसुलेटर का काम करता है और ये आयन के एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करता है। तो इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, देयर इज पैची डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ नहीं होगी तो न्यूरॉन कमजोर होगा। तो अब न्यूरॉन, ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब दूसरी है माइक्रोगिलिया। अब माइक्रोगिलिया, जैसा कि मैंने कहा है कि ये ग्लायल सेल, हमने कहा कि ये 2 तरह के होते हैं, इनको 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, माइक्रोगिलिया और मैक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया मैंने कहा नॉट ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बट दीज आर द मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस आर मोनोसाइट। मैक्रोफेजेज आर आल्सो रिफर्ड एज मोनोसाइट। आपने पढ़ा होगा ब्लड का पार्ट होता है मोनोसाइट। देखिए ये मोनोसाइट, जैसा कि हमने कहा कि 1 हफ्ते के बाद ये डिफरेंट टिश्यूज में चला जाता है और ये लाइन ऑफ यानी 3rd लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये मोनोसाइट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लीवर में कफर सेल्स होते हैं, या किडनी में मिसेंजियल सेल होते हैं, या लंग्स में डस्ट सेल होते हैं। तो ये जितने भी डिफेंसिव या फेगोसाइटिक सेल होते हैं, दीज आर ऑल मॉडिफाइड मोनोसाइट। मोनोसाइट बोन मैरो में बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में जब एंटर होता है तो लगभग 1 हफ्ता ही रहता है ये ब्लड सर्कुलेशन में, और उसके बाद ये डिफरेंट टिश्यू में जा कर के ये स्टे करता है। और जब ये स्टे करने लगता है उसी को हिस्टियोसाइट कहते हैं। और पूरे बॉडी के जितने भी मोनोसाइट हैं वो डिफरेंट पार्ट में जो इकट्ठा होते हैं और लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट, आपने एक वर्ड सुना होगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो ऑल द स्टेइंग मोनोसाइट together constitute
रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एक सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे तमाम सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उस तरह से एक सिस्टम होता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी क्या है, ये कंस्टिट्यूट ऑल द स्टेइंग मोनोसाइट। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ग्लायल सेल। पहले ही कहा कि ग्लायल सेल में पावर ऑफ डिवीजन होता है, और जो एबनॉर्मल मास या ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर होते हैं वो किसके होते हैं, ग्लायल सेल के मास होते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी डॉक्टर को कभी ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर का सस्पेक्ट करता, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर सस्पेक्ट करता है तो सीटी स्कैन कराता है। तो सीटी स्कैन में देखिएगा नीचे इंप्रेशन में लिखा होता है ग्लायोमास। अगर वो ट्यूमर है तो लिखा होता है ग्लायोमास। ग्लायोमास का मतलब होता है एबनॉर्मल मास ऑफ द ग्लायल सेल, यानी जो ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर है वो क्या है, ग्लायल सेल का एबनॉर्मल मास है। अब इस ये ग्लायल सेल कई तरह के होते हैं। पहले मैंने कहा एस्ट्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट, इस एस्ट्रोसाइट का काम होता है कि ब्लड और ब्रेन के चारों तरफ एक बैरियर लेयर का काम करता है, एक बैरियर लेयर बनाता है। इसको सर डिलीट करना पड़ेगा, हो गया। एस्ट्रोसाइट इट फॉर्म्स ए ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत से सब्सटेंसेस आपके बॉडी में पाए जाते हैं मगर वो ब्रेन के लिए नॉक्सियस है। तो ये एस्ट्रोसाइट ब्रेन के चारों तरफ ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर लेयर का फॉर्मेशन करता है। सपोज दैट ये ब्रेन है और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज और ब्रेन के बीच में ये एक बैरियर लेयर का काम करता है जो नॉक्सियस सब्सटेंस को आने से रोकता है। और ये it also involved in the nutrition of the neuron. And the next one is oligodendrocyte. Oligodendrocyte, जैसा हमने पहले बताया आपको कि एक्सान के चारों तरफ, एक्सान के एक्सोलिम्मा के चारों तरफ एक एडिशनल कवरिंग होती है दैट इज रिच इन फैट एंड प्रोटीन। तो इस ऑलिगोडेंड्रोसाइट का और उसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो एक्सान ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ऑलिगोडेंड्रोसाइट से किया जाता है। और उसके बाद तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या हो गया कि इट फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोलेमा ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द नेक्स्ट वन इज स्वान सेल। स्वान सेल पेरिफेरल न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। एंड अनदर टाइप ऑफ ग्लायल सेल ऑफन डेजिग्नेटेड एज इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल, ये इपेंडाइमल सेल बेसिकली सीएसएफ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन में एक कैविटी होती है और इस कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है जिसको सीएसएफ कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के सिक्रीशन का काम, ये बेसिकली ये इपिथेलियल टिश्यू, ये मॉडिफाइड इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मॉडिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, ये मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और सीएसएफ का सिक्रीशन इसी इपेंडाइमल इपिथेलियम से किया जाता है। ये ग्लायल सेल के बारे में। अब ग्लायल सेल में हमने ये कहा कि ग्लायल सेल का काम है मेटाबॉलिज्म, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन और उसके बाद सिक्रीशन ऑफ द सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ही हॉलो ऑर्गन है और इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अब ये ग्लायल सेल मोर इन नंबर देन न्यूरॉन है। हमने बताया आपको कि ह्यूमन बीइंग में 10 to the power 11 न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इससे 10 to 50 टाइम्स, 10 to 50 टाइम्स न्यूरॉन ग्लायल सेल पाए जाते हैं। यानी ग्लायल सेल आर ग्लायल सेल। अब
न्यूरिलेमा, तो देखिए जब भी पेरिफेरल न्यूरॉन के चारों तरफ, पेरिफेरल न्यूरॉन के एक्सान के पर आकर के ये जो स्वान सेल है वो एडहर्ट होती है, चिपक जाती है, और इस स्वान सेल में एक प्रोटीन होती है P0 दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट। अब इस अटैचमेंट के बाद इस पे ये कई राउंड रैप्ड हो जाती है, और उस रैपिंग के बाद जो आउट, तो ये जो इसका साइटोप्लाज्मिक लेवल है ये तो माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मगर स्वान सेल की अपनी मेम्ब्रेन बेसिकली ये न्यूरिलेमा होती है, स्वान सेल की अपनी। ठीक, तो स्वान बेसिकली क्या है कि एक्सोलेमा तो नर्व की अपनी, न्यूरॉन की अपनी लेयर है या अपनी मेम्ब्रेन है, उसके बाद माइलिन शीथ, फिर न्यूरिलेमा। तो न्यूरिलेमा बेसिकली सिर्फ पेरिफेरल न्यूरॉन में ही पाई जाती है। ये हो गया आपका ग्लाइल सेल के बारे में। अब आपको ये बताना है कि बेसिक हमने ये बताया है कि नर्व सेल का काम होता है, न्यूरॉन का काम है इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, और ग्लाइल सेल का काम होता है तमाम डिफरेंट इसके अटैचमेंट करना और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ब्रेन और ब्लड के बीच में एक बैरियर लेयर का फॉर्मेशन करना। तो बेसिकली जो ग्लायोमास होता है वो मोस्टली एस्ट्रोसाइट का ही होता है। ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा कि एस्ट्रोसाइट भी दो तरह के होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक और दूसरा होता है फाइब्रस। ठीक, ये हो गया बेटा। अब आपको हमें बताना है कि ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है आपसे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और यही सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ये इंटरनल आर्गन की इंटरनल आर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट्स ओनली द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, फंक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। ये न्यूरॉन ये सारे फंक्शन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब कैसे ट्रांसमिट होता है इम्पल्स? एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड ए लेक्चर सीरीज फ्रॉम फैदम एकेडमी, सो नाउ आई कंक्लूड द लेक्चर and next you can see in the next lecture, and if you are having any doubt you may email to me.